हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्क पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ की संरचना, जो किडनी की स्ट्रक्चर है और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। हम वक्फ की संरचना के बारे में। यह मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। उत्सर्जन अंग होता है। ये मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है, जो हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे रक्त के द्वारा जब हमारे वेस्ट मटेरियल आता है किडनीज के अंदर, तो ये क्या करती है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो किडनी की, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन क्या करता है, ये हमारे यूरिन फॉर्मेशन करता है। यूरिन फॉर्मेशन मतलब हमारे मूत्र का निर्माण करता है और अपशिष्ट तरल पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो हमारे शरीर का जो वेस्ट मटेरियल होता है, अधिकतर जो 70 से 80% जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये हमारे मूत्र निर्माण के द्वारा या फिर हमारे नेफ्रॉन के द्वारा निकाल दिया जाता है। यह हमारे शरीर में 70 से 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये क्या करता है, हमारे 70 से 80% जो तरल अपशिष्ट रहते हैं, जो हमारे वेस्ट मटेरियल रहता है, उसको बाहर निकालने का कार्य करता है किडनीज। यह सेम के दानों का आकार का, सेम के जो बीज होते हैं, जो दाने होते हैं, तो ये दानों के आकार के होती है। ये सेम के दानों के आकार मतलब इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, तो इसको हम सेम के दानों के आकार की इसको बोल सकते हैं। ये सेम के दानों के आकार की होती है। यह है उदर गुहा, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। उदर गुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के, जो हमारा कशेरुक दंड होता है, कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में स्थित होती है। यह उदर गुहा जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, तो एब्डोमिनल कैविटी में पीठ की ओर, जो हमारी पीठ होती है, उसकी पीठ की ओर आमाशय के नीचे जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक के नीचे कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में ये स्थित होती है। यह हमारे रसों का, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रसों का नियंत्रण करने का कार्य करती है। जो हमारी किडनीज होती है, हमारे रसों का, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अनेक प्रकार की क्रियाओं के द्वारा बनते हैं जो रस, तो ये हमारे रसों का नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार हमने बात की कि ये हमारे रसों का नियंत्रण करने का कार्य करती है। वक्फ की मध्य सतह पर एक खांच होती है, जिसे हाइलम कहते हैं। जो ये हमारी वक्फ की सतह होती है, जो हमारी किडनी की जो सतह होती है, इसमें हमारे एक खांच होती है। ये जो खांच है ये हमारे हाइलम कहलाती है। तो इस हाइलम से क्या होता है कि जो हमारी मूत्र नलिका है,
मूत्र नलिकाएं, रक्त वाहिनियां, मूत्र नलिकाएं, रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं, ये हमारे किडनी है, ये हमारे किडनी या वक में प्रवेश करती है। वक में प्रवेश करती है। तो मूत्र नलिकाएं, रक्त वाहिनियां और तंत्रिका ये हमारे वक में प्रवेश करती है। किसके द्वारा प्रवेश करती है? इस खांच के द्वारा, जो ये हमारे हाइलम होती है, इसके द्वारा ये हमारे वक के किडनीज के अंदर ये प्रवेश करती है। मूत्र नलिकाएं, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं। इस प्रकार वक के दो भाग होते हैं, पहला जो हमारा बाहरी भाग होता है, ये वल्कुट कहलाता है। वल्कुट, कोर्टेक्स ये कहलाता है वल्कुट। और जो भीतरी भाग, जो अंदर का भाग होता है, भीतरी भाग, ये कहलाता है मेडुला, जिसे हम मध्यांश कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बाहर वाली, ये हमारे वल्कुट, कोर्टेक्स कहलाती है। और जो अंदर वाला, जो ये वाला पार्ट है, ये हमारे मेडुला, मध्यांश यह कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे दो भाग होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो हमारा वक होता है, तो वक कई प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो वक की संरचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाइयां होती है, जो इसकी संरचना का स्ट्रक्चर इसकी बनाती है और जो इसकी जो भी कार्य है इसके द्वारा संपन्न होते हैं, तो वक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वक्क या नेफ्रॉन कहलाती है। इस प्रकार हम वक्क जो नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन के अंदर ही हम मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में। तो मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है, ये हमारे नेफ्रॉन के अंदर संपन्न होती है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि नेफ्रॉन में संपन्न होती है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन मतलब जो हमारे वक होता है, वक जो किडनी होती है, वक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वक्क, हिंदी में इसको वक्क कहते हैं। नेफ्रॉन कहलाती है। ये नेफ्रॉन असंख्य संख्या में, लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो वक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ये हमारे नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन के अंदर ही हमारे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है। ये किस प्रकार से मूत्र निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है? जो हमारे अपशिष्ट रक्त होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं रक्त के माध्यम से हमारे अभिवाही धमनी के द्वारा हमारे बोमन संपुट में आ जाता है। बोमन संपुट, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बोमन संपुट कहलाती है। तो अभिवाही धमनी के द्वारा बोमन संपुट में आकर एक झिल्ली समान संरचना निर्मित करते हैं। तो ये जो झिल्ली समान संरचना होती है, ये हमारे ग्लोमेरुलस कहलाती है। तो ग्लोमेरुलस में रक्त अशुद्ध अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं। और इसके बाद जो शुद्ध रक्त रहता है, जो रक्त रहता है, तो अपशिष्ट पदार्थ अलग होने के बाद अपवाही धमनी के द्वारा रक्त चला जाता है, मतलब शरीर प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार हमारी जो अभिवाही धमनी होती है, अभिवाही धमनी का व्यास अधिक होता है। अभिवाही धमनी का व्यास अधिक होता है तथा अपवाही
अपवाही धमनी जो रक्त को लेकर जाती है, अपवाही धमनी का व्यास कम होता है, कम होता है। जब अभिवाही धमनी का व्यास अधिक होगा तो अधिक मात्रा में रक्त आएगा और कम मात्रा में रक्त का प्रवाह होगा, क्योंकि इसका व्यास कम होता है अपवाही धमनी का। तो अधिक मात्रा में रक्त के आने के कारण क्या होता है कि हमारे ग्लोमेरुलस जो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर अधिक दाब उत्पन्न होता है, उच्च दाब उत्पन्न होगा। उच्च दाब उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो छनित्र होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो छनित्र से क्या होगा कि हमारे परानिस्यंदन की क्रिया होगी यहाँ पे। तो परानिस्यंदन की क्रिया के बाद क्या होगा कि जो हमारा जो अपशिष्ट छनित्र है ये हमारे बहुमन संपुट में आ जाएगा। तो परानिस्यंदन की क्रिया के द्वारा, परानिस्यंदन की क्रिया के द्वारा अपशिष्ट क्या करता है, जो हमारे परानिस्यंदन की क्रिया के द्वारा बहुमन संपुट में आ जाता है, बहुमन संपुट में। बहुमन संपुट में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण जो हमारी जो ये नलिका है, संग्राहक नलिका, जो ये नलिकाएं होती है, तो विभिन्न प्रकार की धमनियों के द्वारा क्या किया जाता है कि अपशिष्ट जो पदार्थ है उसमें से जो प्रोटीन वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स है उनका अवशोषण कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको संग्राहक नली के द्वारा बाहर निकालने, मूत्राशय के मूत्र जो यूरिन होता है उसको मूत्राशय तक भेज दिया जाता है। मूत्राशय में क्या होता है कि मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है, और मूत्राशय में जब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि हमारे दाब बढ़ने पर उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो परानिस्यंदन की क्रिया के द्वारा अपशिष्ट बहुमन संपुट में आ जाता है, तो बहुमन संपुट में क्या होता है कि बहुमन संपुट में जो हमारा छनित्र होता है, छनित्र में से आवश्यक पोषक जैसे प्रोटीन, अमीनो अम्ल को अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। अब क्या होता है कि जब यहां से अलग हो जाएंगे तो जो हमारी अपवाही धमनी होती है ये ब्लड को लेकर चली जाती है, धमनियों के माध्यम से ये हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो जाता है, और जो अपशिष्ट बचा हुआ रहता है ये हमारे बहुमन संपुट में आ जाता है। बहुमन संपुट में भी क्या होता है कि इनका पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण मतलब जो छनित्र रहता है तो फिल्ट्रेशन की क्रिया के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल रहता है, अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं, ये हमारे यूरिन के द्वारा ये हमारे संग्राहक नलिका में एकत्रित हो जाते हैं, और संग्राहक नलिका के द्वारा जो ये हमारे मूत्राशय में आ जाएगा, और मूत्राशय में हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।